स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो मान लीजिए आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि बहुत ही वेल टू डू फैमिली से आता है, अच्छा खासा कैपिटल बेस है, करोड़ एंड करोड़ का, अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और सडनली वो आपको आके कहे कि यार मुझे पैसों की जरूरत है। हैरानी वाली बात होगी कि नहीं होगी? तो वैसे कोई सिलसिला यहां पर यूएई के साथ चल रहा है, एक ऐसा देश जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपना ऑफिस खोलना चाहती हैं ताकि वो इस मार्केट का हिस्सा बन सके, जहां के सॉवरन फंड्स के पास ही बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा है, बट फिर भी वो यहां पर यूएस को कह रहे हैं कि एक वॉर टाइम फाइनेंशियल लाइफलाइन अवेलेबल करवाई जाए उनके लिए, बिकॉज इस वॉर की वजह से जो इंपैक्ट पड़ रहा है यूए की इकोनॉमी के ऊपर, यूए के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो पड़ चुका है, नाउ इज द टाइम कि उनके पास एक बैकस्टॉप रहे कि जी हां, जहां पर अगर वो इंपैक्ट लंबे समय तक रहा तो उस समय पर उनकी इकोनॉमी, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी, एटलीस्ट वो प्रिजर्व्ड रहे। तो ये डिमांड यहां पर क्रिएट की जा रही है। बट द पॉइंट इज कि जब इस वॉर की शुरुआत हुई थी, तो वॉर की शुरुआत के समय पे हम कैसे कंपैरिजन देख रहे थे? हम कंपैरिजन देखते थे इस तरीके के, ईरान के पास इतना असला है, ईरान के पास इतनी आर्मी है, इतनी नेवी है, इतना एयर डिफेंस है, और इजराइल के पास, उसे कंपैरिजन ड्रॉ करते थे। फिर एस्टिमेट लगाया जाता था कि भैया इस वॉर में कौन जीतेगा, ये यूएस का भी कंपैरिजन बीच में डाल दीजिए। बट नाउ इज दैट पॉइंट ऑफ द टाइम कि जहां पर अब इस वॉर की स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ असला बारूद या आर्मी साइज पर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बिकॉज अब ये स्टोरी मनी स्टोरी यहां पर बन चुकी है, जहां पर बहुत सारे देशों का बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नुकसान हो चुका है। एंड ऑन एन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज अगर यहां पर देखी जाए, पर डे जो वॉर की वजह से इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, जो लॉस हो रहा है, $20 बिलियन का रखा जा रहा है। एंड दैट इज द कंसर्निंग फैक्टर कि एक ऐसी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, जो कि कोविड के बाद से खुद को रीगेन करने के ऊपर काम कर रही है, अपना मोमेंटम गेन करने के ऊपर काम कर रही है, उस पर इस प्रकार के अनसर्टेनिटीज की वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, जहां पर डेफिनेटली ना ही हम ग्रोथ की बात कर पा रहे हैं, ना ही हम नई इनोवेशन, नई मॉडर्नाइजेशन की बात कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वॉर को डीएस्केलेट कैसे किया जाए, उस पर करंटली चर्चा चल रही है। तो आज के सेशन में हम यही थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग यहां पर डेवलप करेंगे कि इस पूरे सिनारियो की वजह से जो वेस्टर्न एशिया में देखने को मिल रहा है, इस पूरे सिनारियो में, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में किस प्रकार के फाइनेंशियल कंसर्न्स रेज हुए हैं, एंड एग्जैक्टली जो यूएई डिमांड यहां पर कर रहा है यूएस से, अगर वो डिमांड पूरी नहीं होती है, तो क्या जो ये बहुत सालों का एक डॉलर पेगिंग का सिस्टम जो यहां पर चल रहा था, पेट्रो डॉलर का सिस्टम जो यहां पर चल रहा था गल्फ रीजन में, क्या अब वो समय आ चुका है कि ये सिस्टम यहां पर खत्म हो जाएगा? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस। तो आइए उन सभी कंसर्न्स को समझते हैं, जानते हैं क्या कंसेप्चुअल बैकग्राउंड इन सभी चीजों के पीछे यहां पर है, स्वैप फैसिलिटी किसे कहा जाता है, किस तरीके से काम करती है। सो लेट्स हैव अ क्लियर डिस्कशन। मेरा नाम अरविंद ग्लेरिया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो अगेन, जो हमें कॉस्ट यहां पर ऊपर ऊपर से देखने को मिलती है, वो कॉस्ट किस तरीके से देखने को मिलती है कि भाई साहब, यहां पर डायरेक्टली, चाहे वो यूएस हो, इजराइल हो, ईरान हो, कितना उनके द्वारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर यहां पर किया जा रहा है, हम उस कॉस्ट को यहां पर मानते हैं कि भैया ये हमारी कॉस्ट ऑफ वॉर है। बट वहीं एक पर्टिकुलर सिस्टमिक इकोनॉमिक ड्रैग क्या है कि भैया आपका एनर्जी क्लोजर यहां पर हो चुका है, डबल डिजिट्स में आपके शिपिंग प्रीमियम्स यहां पर बढ़ चुके हैं, इंपोर्ट बिल सभी देशों के लिए यहां पर बढ़ चुके हैं, एंड उसी की वजह से जो अप्रोक्सीमेट डैमेज यहां पर लगाया जा रहा है, $330 बिलियन से लेकर $2.2 ट्रिलियन तक रखा जा रहा है। जितने फैक्टर्स को आप जोड़ते जाएंगे, उतना ही डैमेज का अमाउंट यहां पर बढ़ता जाएगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डैमेज, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। बहुत सारे देश हैं जो कि इतनी अपनी जीडीपी क्रिएट नहीं कर पाते, और ये वॉर इतना इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है कुछ ही एक पर्टिकुलर देशों के ऊपर, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट जो एस्पेक्ट है, जिसके ऊपर सभी देश यहां पर बात कर रहे हैं, सभी देशों के ऊपर एक इंपैक्ट भी पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, दैट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट? कि कहीं ना कहीं जो 15 मिलियन बैरल्स पर डे, रफली 20% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई, इस पर्टिकुलर चोक पॉइंट से यहां पर निकलती थी, इस हार्डली छोटे से कॉरिडोर से यहां पर जो निकलती थी 30+ किलोमीटर्स के, अब वही यहां पर बिल्कुल चोक हो चुका। वो चोक पॉइंट की जो एनालॉजी है वो एक्चुअली में यहां पर करेक्ट हो चुकी है, राइट? एंड जिसके कारण अगर हम देखें तो $1.1 बिलियन का डेली ऑयल रेवेन्यू का लॉस है यहां पर गल्फ स्टेट्स एज वेल एज इराक के लिए, राइट? सुपर टैंकर के रेट्स देखें तो भैया वो 60,000 से भी ऊपर यहां पर पहुंच चुके हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। एंड कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है इन शिपिंग कंपनीज का कि इनको इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करेगा, तो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स भी यहाँ पर स्काई रॉकेट कर चुके हैं, जिसकी वजह से इंडिया जैसे देश की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली हमारे ऊपर तो
क्रूड ऑयल का बिल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के कंसर्न्स यहां पर बढ़ रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट हम इस पूरे सिनेरियो से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट कह रहे हैं कि भैया इस वॉर को डी एस्केलेट किया जाए, इन कंसर्न्स को यहां पर एड्रेस किया जाए। एंड इसी पूरे सिचुएशन की वजह से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोजर की वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर एक मेजर टैक्स है। एंड यहीं पर अगर हम डैलस फेडरल रिजर्व के प्रोजेक्शंस की बात करें, बहुत अच्छा प्रोजेक्शन इन्होंने यहां पर दिया है कि इस पूरे सिनेरियो की वजह से एक कॉन्ट्रैक्शन है 2.9% का इन ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ फॉर क्वार्टर सेकंड ऑफ 2026। कुछ छोटा मोटा यहां पर कॉन्ट्रैक्शन, 2.9% का कॉन्ट्रैक्शन यहां पर है इस पूरे वॉर की वजह से ग्लोबल जीडीपी के ऊपर, विच इज अ बिग नंबर। एंड इंडिया के इंपैक्ट के बारे में तो हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं कि हमारा एक सिग्निफिकेंट क्रूड ऑयल का जो सोर्स था वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहां पर आता 40 to 45% के अराउंड। अब वही यहां पर रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी क्राइसिस यहां पर बढ़ रहे हैं, एंड द इंपैक्ट इज ऑन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, चाहे वो हमारी पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो डायरेक्टली स्टील इंडस्ट्रीज हो, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, या फूड हो, मेडिसिन हो, सभी के ऊपर यहां पर देखने को मिल रहा है। दैट इज द कंसर्न। बट हम यहां पर बात कर रहे हैं कि इस पूरे वॉर पे यूएस ने जो पैसा खर्च किया है पहले 6 दिनों में ही, उसी का अमाउंट यहां पर $12 बिलियन का है, $12.7 बिलियन। एंड टू लुक एट द स्टैट्स कि इस पैसे से यूएस क्या क्या कर सकता था। 9% तो यूएस एलिमेंट्री स्कूल्स के टीचर पे कर सकता था, 45% अपने यूएस के फायर फाइटर्स की पेमेंट कर सकता था, मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकता था अपने अप्रोक्सीमेटली 6,93,000 वेटरन्स को, 1.5 मिलियन पब्लिक हाउसिंग यूनिट्स क्रिएट कर सकता था, या फिर 3.6 चिल्ड्रन को मेडिकल एड प्रोवाइड कर सकता था। तो ये कंपैरिजन से हमें समझ में आता है कि भैया ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। दिस अमाउंट कुड हैव मेड अ बिग बिग डिफरेंस ऑन द लाइव्स ऑफ न्यूमरस पीपल, जो कि उन्हीं के देश के हैं, अपने ही देश के लोगों के ऊपर यहां पर पैसा खर्च करने की बात की जा रही है। एंड जब इतना खर्चा यहां पर हो रहा है तो सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि भैया वहां पर व्हाइट हाउस की तरफ से एक पॉइंट आता है, एक बयान आता है कि ट्रंप साहब कंसिडर कर रहे हैं कि अरब नेशंस को यहां पर कहा जाए कि भाई साहब थोड़ा पे किया जाए, हम आपके लिए यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए पेमेंट यहां पर किया जाए, राइट। और ये पहले भी हुआ, जब गल्फ क्राइसिस पहले भी हुए तब भी मल्टीपल देशों ने यहां पर यूएस को पेमेंट किया है। बट राइट नाउ ये कंसर्न, ये जो वॉर सिचुएशन है, ये गल्फ नेशंस के आपस की वजह से नहीं है। ये वॉर यहां पर क्रिएट हुआ है 3 पॉइंट से, है ना, यूएस, ईरान एंड इजराइल के पॉइंट से। तो यहां पर एक गल्फ नेशंस क्यों पे करेंगे? एंड मोर ओवर देखा जाए तो गल्फ नेशंस का तो भैया यहां पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता जा रहा है। तो अगर यूएन की रिपोर्ट भी यहां पर देखें, अरब नेशंस में लूज क्लोज टू $200 बिलियन इस ईरान वॉर की वजह से, एंड दैट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। अब इनका ऑलरेडी इतना लॉस हो रहा है तो भैया वो पे कैसे करेंगे? एंड वहीं अगर हम देखें कि जो रीजनल रिकंस्ट्रक्शन बिल जो यहां पर बताया जा रहा है, इट इज मोर देन $60 बिलियन फॉर फ्यू इकोनॉमीज की, जहां पर ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज को ही रिस्टोर करने में क्लोज टू $50 बिलियन तक का पैसा यहां पर खर्च हो सकता है। मोर ओवर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का यहां पर लॉस हुआ है उसे भी तो रिस्टोर करना है। एंड इसी सभी चीजों में जो यूए की हम यहां पर बात कर रहे हैं, विच हैज बिन सिवियरली हिट, है ना, जिनके मेजर उनका जो दपाम था, है ना, फेयरमाउंट दपाम, उस पर यहां पर इंपैक्ट पड़ा। ठीक है जी, फुजरा जो ऑयल टर्मिनल है, 1 बैरल जो पर डे के हिसाब से यहाँ पर 1 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से जो यहाँ पर एक्सपोर्ट करता था, इसकी ट्रांजैक्शन देखने को मिलती थी, वहाँ पर इंपैक्ट है। डेटा सेंटर्स के ऊपर इंपैक्ट है, सभी की सभी तरीके की जिनकी बैंकिंग क्लाउड सर्विसेज हैं उनके ऊपर यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है। 2800 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स यहाँ पर यूएई के ऊपर लॉन्च किए गए हैं, राइट। मेजर पोर्ट्स इनके यहाँ पर कोलैप्स कर चुके हैं। एंड द कंसर्न इज कि ये पर्टिकुलर रीजन हब है भैया इस समय पर एक न्यू कैपिटल, जो नया कैपिटल यहां पर मार्केट में आ रहा है भैया, यहीं से आ रहा है, यहीं पर इन्वेस्ट भी हो रहा है। एंड दैट इज द कंसर्न कि जहां पर इन्वेस्टर्स रीअसेस कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने जब इस रीजन में इन्वेस्टमेंट किया था तो दे वर अंडर द परसेप्शन कि भैया सबसे सेफ रीजन है। अपना तो इनका एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म है ही, बट एट द सेम पॉइंट इनको यूएस का बैकिंग भी है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। बट अब वही इन्वेस्टर्स यहां पर रीअसेस कर रहे हैं कि भैया क्या अपना पैसा लेके वापस जाने का समय आ चुका है कि हमें बाकी कोई ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। हालांकि इन सभी सिनेरियोज में इंडिया एक बहुत अच्छी ऑप्शन उभर के सामने आता है, प्रोवाइडेड उस प्रकार का पॉलिसी सपोर्ट भी यहां पर रहे। बट द पॉइंट इज यूएई इस पूरे वॉर सिचुएशन से सिवियरली हिट है। बट यू नो द फर्स्ट थिंग दैट यूएई डिड, इस पूरे वॉर से सिवियरली हिट होने के बाद अपने पड़ोसी मुल्क बहरेन को डायरेक्टली एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट प्रोवाइड किया 20 मिलियन दिरहम्स के लिए। तो बेसिकली क्या है, बहरेन का जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो मेजरली ऑयल और एल्युमिनियम के ऊपर डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट रेवेन्यू भी अगर देखा जाए 2/3 इसी ऑयल एंड एल्युमिनियम के सेल से यहां पर वो जनरेट करते हैं अपना सिग्निफिकेंट रेवेन्यू।
अब भैया वॉर सिचुएशन ने पूरा इस चीज को डिसरप्ट कर दिया, अब रेवेन्यू नहीं आएगा, तो उस केस में दिरहम्स इनको प्रोवाइड किए गए ताकि वो अपना ट्रेड वगैरह कंटिन्यू कर सकें, इजीली अपनी चीजें यहाँ पर खरीद सकें। तो स्वैप फैसिलिटी बेसिकली ऐसे प्रोवाइड की जाती है कि जहां पर यूएई ने अपने दिरहम्स यहाँ पर प्रोवाइड किए, बहरन उसकी रिपेमेंट कर देगा एट अ लेटर स्टेज, अभी के लिए कोलैटरल के तौर पर कुछ अपनी करेंसीज यहाँ पर वो अपनी होल्ड पे रखता है। दैट इज द आइडिया, है ना, बहरीन डॉलर्स को वहां पर वो एक तरीके से कोलैटरल के तौर पर वहां पर रख लेगा। बट द पॉइंट इज कि हालांकि इस चीज पूरे सिनेरियो में कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल कोऑपरेशन को बेहतर करने के लिए स्वैप एग्रीमेंट यहां पर रखा गया है। बट द फैक्ट इज कि जब मूडीज भी यहां पर बहरीन के आउटलुक को नेगेटिव चेंज कर दे, तो कंसर्न रियल है कि भैया इनके रेवेन्यूज एक्चुअली में यहां पर कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएई ने सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। एंड दैट इज व्हाट अ गुड नेबर डज, है ना, कि वो अपना सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बट द थिंग इज यूएई खुद भी एक पर्टिकुलर प्रेशर से यहां पर गो थ्रू कर रहा है, यूएई के ऊपर भी यहां पर एक प्रेशर बन रहा है, जहां पर उसके लिए भी कैपिटल फ्लाइट के रिस्क हैं, उसके लिए ऑयल रेवेन्यूज कहीं ना कहीं अब एक तरीके से अगर हम देखें तो एक बहुत ही मेजर कॉन्ट्रैक्शन यहां पर देखने को मिल रही है। एंड दैट इज वाई वो यहां पर क्या चाहता है, एक फाइनेंशियल एक कस्टडी चाहता है, वो एक तरीके की एक प्रोटेक्शन चाहता है, एक इंश्योरेंस चाहता है यूएस से, कि सिंस इस पूरे पेट्रो डॉलर सिस्टम के कारण कहीं ना कहीं यूएस ने कहा है कि भैया हम आपको उस प्रकार का एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करके देंगे, आपको उस प्रकार की डिफेंस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करके देंगे। बट भैया जिस प्रकार का इंपैक्ट यहाँ पर यूएई के ऊपर पड़ा है, कहीं ना कहीं वो जो वादे थे, वो जो डिफेंस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करने के, वो वादे अधूरे यहाँ पर रह चुके हैं। और हालांकि उन्होंने कहा भी है कि भैया हम उस प्रकार की अपने जो डॉलर की लिक्विडिटी है, जो कि उनको टाइट होती हुई देखने को मिल रही है, तो भैया अगर वो टाइट रही तो वो फिर किसी और करेंसी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर ऑयल पेमेंट्स के लिए। एंड दैट करेंसी इज नन अदर देन द युआन, एंड दैट इज अ पर्टिकुलर कंसर्न जो कि यहाँ पर यूएस के लिए चिंता का विषय बन सकता है। अभी कंसर्न है क्यों, इसको थोड़ा समझने की हम कोशिश भी करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए, जो यहां पर यूएई डिमांड कर रहा है, वो क्या चाहता है कि भैया एक प्रकार से यूएस फेडरल रिजर्व कुछ डॉलर्स की लिक्विडिटी उन्हें प्रोवाइड करके दे। क्यों? क्योंकि यूएई में चलता है दिरहम डॉलर का पेगिंग सिस्टम। ये दिरहम डॉलर का पेगिंग सिस्टम का मतलब यहां पर क्या है कि हम क्या देख पाते हैं, किस प्रकार का एक्सचेंज रेट है किस किस के बीच में, डॉलर और दिरहम के बीच में, है ना। $1 इज इक्विवेलेंट टू 3.67 दिरहम्स के बराबर यहां पर देखने को मिलता है, और इसे मेंटेन करते हैं, फिक्स है ये। जब भी लगे कि भैया डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है, तो वहां का सेंट्रल बैंक उस डॉलर को खरीद लेगा ताकि एक्सचेंज रेट मेंटेन रहे। जब भी लगे डॉलर की सप्लाई कम हो रही है, तो उस समय पर अपने सेंट्रल बैंक वहां पर अपने डॉलर्स बेच के इस एक्सचेंज रेट को मेंटेन करके रखेगा। एंड एक्सचेंज रेट मेंटेन करना या उसकी पेगिंग करना, उसे फिक्स करना, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है। ऑब्जेक्टिव रहता है कि भैया एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी रहेगी, तो उस केस में कोई भी करेंसी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, इन्वेस्टर को सपोर्ट रहेगा, बिजनेसेस यहां पर अच्छे से रहेंगे, कंज्यूमर के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए बहुत बढ़िया है कि भैया कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, तो भैया कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट एनी करेंसी रिस्क, राइट। इजिली मॉनेटरी और फिस्कल प्लानिंग यहां पर वो अपनी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक सिग्नल जाता है ये बाकी इकोनॉमीज को, बाकी इन्वेस्टर्स को, कि जी हाँ हमारी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है जहां पर हम इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके रखे हैं, एंड हम इस इंटरेस्ट रेट की पैगिंग के थ्रू आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपके ट्रेड, आपके जितने भी यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें एक कंसिस्टेंसी रहेगी। मतलब सडनली बिल्स का बढ़ना और घटना देखने को नहीं मिलेगा, ना ही इंपोर्टर्स और ना ही एक्सपोर्टर्स के लिए। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, यूएई पैसा जो कमा रहा है, मान लीजिए अगर ऑयल बेच के भी यहां पर पैसा कमा रहा है, वो पैसा किससे कमाता है, किस किस करेंसी में कमाता है? डॉलर्स में कमाता है, राइट। अब वो डॉलर्स के चलते उसके पास एक फॉरेस्ट रिजर्व बिल्ड होता है, और उसी फॉरेस्ट रिजर्व को यूज करके वो अपनी करेंसी पेगिंग यहां पर इंश्योर कर पाता है। नाउ द थिंग इज कि इस पूरे सिनेरियो में हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि फॉरेस्ट रिजर्व तो अवेलेबल हैं, दैट इज अ गुड पॉइंट। तो पेगिंग के ऊपर कोई अभी इमीडिएट कंसर्न्स नहीं है। कहीं ना कहीं यूए भी करंटली टेस्ट कर रहा है कि यूएस हमारी इस डिमांड को कैसे रेसिप्रोकेट करता है, क्या वो देने के लिए इच्छुक है भी या नहीं। बिकॉज अगर वो देने के लिए इच्छुक है तो मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छे रिलेशंस अभी भी यहां पर मेंटेन्ड है, यूएस उस प्रकार का एक फाइनेंशियल सपोर्ट इन फ्यूचर भी प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए उन्होंने डायरेक्टली किसी प्रकार का पैसा उधार नहीं मांगा, वो बोल रहे हैं कि भैया एक स्वैप लाइन अवेलेबल रहे जहां पर आप मुझे डॉलर्स प्रोवाइड करें, मैं आपको दिरहम्स प्रोवाइड कर दूंगा कोलैटरल के तौर पर, एंड बाद में जब मेरा ऑब्जेक्टिव यहां पर पूरा हो जाएगा तो मैं आपको डेफिनेटली उन पर्टिकुलर डॉलर्स को भी फ्यूचर में लौटा दूंगा, आप दिरहम्स को भी वहां पर यूज कर सकते हैं। इट कैन बी इन एनी वे, राइट। दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्वैप लाइंस। बट जब सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, तो उस पॉइंट पर कहीं ना कहीं यूएई का जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा सिंपल सा यही है, दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स कि यूएस किस तरीके से रेसिप्रोकेट करता है। बिकॉज कंसर्न इज वेरी क्लियर
कि जहां से डॉलर्स आना है वो जो नलका है भैया वो ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि वॉर कंडीशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो बकेट है, इस बकेट में जो डॉलर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये डॉलर्स धीरे धीरे लीक करते जा रहे हैं। और लीक क्यों हो रहे हैं? कैपिटल फ्लाइट के रस की वजह से, एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग कंसर्न। तो यहां पर एग्जैक्टली यूएई क्या चाहता है कि इसी बकेट में डॉलर्स का फ्लो मेंटेन करने के लिए एक साइड में एक सेकेंडरी पंप यहां पर लगा दिया जाए, तो कि कल को अगर जरूरत पड़े, ये बहुत ज्यादा इसका लेवल नीचे हो जाए, तो उस समय पर उस सेकेंडरी पंप को यूज करके वो अपने डॉलर्स यहां पर मार्केट में मेंटेन कर सके और अपना जो पूरा पैगिंग का सिस्टम है उसे यहां पर मेंटेन कर सके। एंड दैट इज द पॉइंट जो कि करेंटली यूएई सीख भी कर रहा है, एंड दैट इज द होल कॉन्सेप्ट। सो पैगिंग अभी शॉर्ट टर्म नेचर में देखा जाए रिस्क में नहीं है, बट इन द लॉन्गर रन अगर वैसी सपोर्ट नहीं मिलती है तो भैया अभी जो ऑयल के रेवेन्यूज का जो टैप है, अगर ये डॉलर्स में नहीं आएगा तो भैया नया टैप फिर कहीं ना कहीं युआन का लगाना पड़ेगा, ताकि उनके लिए जो स्टेबिलिटी है वो यहां पर मेंटेन रहे। बट डू यू थिंक कि सिर्फ यूएई यहां पर डिमांड कर रहा है? नहीं। अब यूएई तो बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं रिक्वेस्ट भी कर रहा है, बट देयर इज अनदर नेशन जो कि यहां पर भैया बिल्कुल सीना तोड़ के कह रहा है कि भैया मुझे तो पैसा चाहिए, मेरा जो नुकसान यहां पर हो चुका है। तो नुकसान किसका हुआ है? ईरान का हुआ है। तो वो कितना मांग रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए कि जब भी हम ऐसे एक्सचेंज रेट सिस्टम्स की बात करते हैं तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो बताओ जरा कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस। थोड़ा सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर कीजिए चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड दिस इज अ कम्युनिटी जो हम बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पर अपने सभी एस्पिरेंट्स के लिए, ताकि एक उनके पास एक प्लेटफॉर्म रहे जहाँ पर अपने वो कंसर्न्स पूछ सकें, डाउट्स पूछ सकें, रिसेंट अपडेट्स का एक मुआयना यहाँ पर ले सकें। एंड करेंटली जो सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य पर स्टडी आईक्यू द्वारा अपने सभी कोर्सेज पर 50% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। एंड द आइडिया इज कि जो हमारा P2I इनिशिएटिव यहाँ पर डिजाइन किया गया, जिसकी क्लासेस अगेन शुरू होने वाली हैं 27 अप्रैल से ही, तो उस पूरे बैच को डिजाइन इस तरीके से किया गया कि अगर कोई भी पर्टिकुलर एस्पिरेंट यहाँ पर तैयारी कर रहा है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके, चाहे वो कंटेंट की हो, नोट्स की हो, आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन की हो, मेंटरशिप की, एवरीथिंग। और जैसे प्रीलिम्स क्लियर हुआ आप दिल्ली आइए, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पैसा नहीं देना है, खाना रहना सब स्टडी आईक्यू यहाँ पर देखेगा। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि मेंस में आके एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करनी है, मेंटर्स के सपोर्ट, फैकल्टी के एंगेजमेंट के साथ, ताकि ये अटेम्प्ट फिर आपका फाइनल अटेम्प्ट हो, उसके बाद दोबारा से आप इस एग्जाम में यहाँ पर ना बैठो। राइट, दैट इज द कंप्लीट आइडिया, जिसके चलते पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर डिजाइन किया गया फर्दर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें हमारे कोर्सेज को, एनरोल करें, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं, डेमो सेशंस देखो, अगर कोई डाउट है यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से क्लास में कवरेज की जाती है। एंड वाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द कोड ऑफ ARG लाइफ फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ध्यान रखें ये पर्टिकुलर सेल सिर्फ और सिर्फ 21 से 24 अप्रैल तक के लिए है, बट द पॉइंट इज इस पूरे ड्यूरेशन में जितने भी लोग यहाँ पर इस टाइम पीरियड में यहाँ पर एनरोल करेंगे, राइट। तो जहां पर वॉशिंगटन के पास एक डिमांड या एक रिक्वेस्ट आई है यूएई की तरफ से, है ना, जो कि बहुत डिप्लोमेटिक नेचर की है, वहीं पर उनका एडवर्सरी है ईरान, वो तो भैया अप्रोच उसकी बिल्कुल लाउड है, पब्लिक है, वेपनाइज है। वो कह रहा है $270 बिलियन का जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो, नहीं करोगे तो भैया जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये इसी तरीके से बंद रहेगा, और अगर बंद रहा तो भैया उसी प्रकार से ग्लोबल इकोनॉमी एक नेगेटिव ट्रेंड में जानी शुरू हो जाएगी। एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग कंसर्न, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पिछले 3 से 4 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी अपने आप को कहीं ना कहीं बाउंस बैक कर ही नहीं पा रही है। कि जहां पर कोविड आया, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन के वॉर आए, फिर मिडिल ईस्ट के टेंशन यहाँ पर आए, अब फुल फ्लेज्ड वॉर यहाँ पर हो चुका है, समय हो चुका है 5 से 6 हफ्तों का, बट कोई नतीजा फाइनली अभी तक नहीं निकला है। बट इनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर ये नहीं चाहते कि भैया हमें पैसा चाहिए कि जस्ट बिकॉज कि हम बहुत ही गुड फेथ रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, नहीं। उनका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है कि भैया एक लेवरेज है हमारे पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, वी आर गोइंग टू यूज इट एंड वी आर गोइंग टू डिमांड दिस पर्टिकुलर अमाउंट। एंड देखा जाए तो उसकी सबसे बड़ी जो उनकी रिक्वेस्ट है उसमें जो उनके सुप्रीम लीडर थे, उनकी जो हत्या हुई है यहाँ पे, जो उनकी डेथ यहाँ पर हुई है इस पूरे ऑपरेशन में, है ना, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी एक इमोशनल भी इसमें एक क्वेश्चन रहेगा कि जिसकी वजह से वो इतने भारी अमाउंट की यहाँ पर डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। एंड मोर ओवर अगर वो भी है ना कि अगर वहाँ पर यूएस मना कर देता है ना, तो उस केस में क्या होगा, ये वॉर और प्रोलॉन्ग होता जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और यहाँ पर बंद रहेगा। बट पॉइंट ये है कि अगर यूएस मान गया तब दिक्कत वाली बात और बढ़ जाएगी कि एक तो एक नया प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि अच्छा यूएस यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ले रहा है अपने ऊपर
यूएस की वजह से नुकसान यहाँ पर हुआ है। एंड करेंटली जिस प्रकार की यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है व्हाइट हाउस में, वी डोंट थिंक सो कि वो इस प्रकार की किसी भी पर्टिकुलर डिमांड को यहाँ पर पूरा करना चाहेंगे। एंड नॉट जस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, लुक एट द कंडीशन ऑफ यूएस डेट। $37 ट्रिलियन का डेट यहाँ पर चल रहा है, जीडीपी से भी ज्यादा इनका डेट है। एंड वहीं जो करंट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं उनका इंपैक्ट यहाँ पर पड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से जो यहाँ पर इन्फ्लेशन इंपैक्ट पड़ा है, उसका इंपैक्ट ऑलरेडी हम उनके लोकल इलेक्शंस में देख चुके हैं, जहां पर पार्टी उनकी हार रही है। दैट इज द कंसर्न ना। मैक्रो रियलिटी इज वेरी वेरी ट्रू कि उनके लिए भी बहुत मुश्किल है इस वॉर को अब कंटिन्यू करना। दैट इज द पॉइंट। इस वॉर को कंटिन्यू करना भी अब उनके लिए मुश्किल है, बिकॉज जितनी स्पेंडिंग यहां पर हो रही है और जितना उधार का अमाउंट यहां पर है, एंड जिस प्रकार के कंसर्न्स यहां पर क्रिएट हो रहे हैं कि भैया डॉलर का जो पूरा सिस्टम है, जो अपने अपने रिजर्व करेंसी का टैग यहां पर रखा है, वो सिस्टम यहां पर डिसरप्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यूएस को इस पर्टिकुलर वॉर में बैकफुट पे आना ही पड़ेगा, चाहे ट्विटर पे या ट्रुथ सोशल पे ना आए, बट बिहाइंड द कर्टन्स कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो भैया वोटर तो ऑलरेडी वहां पर नाराज हो ही रहा है, और उसकी वजह से शायद अपकमिंग इलेक्शंस में उनको उस प्रकार का रिजल्ट भी यहां पर देखने को मिल सकता है। तो मेजर कंसर्न कि यूएस के ऑलरेडी डेट लेवल्स काफी ज्यादा हैं। तो जहां पर हम पूरे इस वॉर को इवैल्यूएट करते हैं एक मिलिट्री विन के साथ, बट भैया असली जो विन है वो तो फाइनेंशियल विन के हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन। देखो, लड़ाइयां मोस्टली जितनी भी अब होंगी या आगे भी भगवान ना करे हो, बट अब जितनी भी हो रही हैं, जितनी चल रही हैं, उन सभी में यही देखा जा रहा है कि लड़ाई के बाद दोनों पार्टीज का नुकसान हुआ है ना। आप किसी भी केस स्टडी को उठा के देख लीजिए, किसी भी इस प्रकार के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को देख लीजिए, दोनों पार्टीज का नुकसान हुआ है। कौन नुकसान के बाद वहां पर अपने आप को सस्टेन कर पाता है, इन दी एंड उसी की जीत होती है। और सस्टेन करने के लिए आपके पास उस प्रकार की फाइनेंशियल वॉर चेस्ट होना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, एंड अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑल्सो, राइट। तो टैक्टिकल मिलिट्री सक्सेस डेफिनेटली रहेगी, है ना, कि अगर यहाँ पर यूएस की ये डोमिनेंस यहाँ पर रही है, ईरान का बहुत सारा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुआ है, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इस वॉर की वजह से यूएस के ऊपर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। उनका डेट लेवल्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स यहाँ पर बन रहे हैं, स्ट्रेन्ड एलाइज यहाँ पर यूएई जैसे हो सकते हैं फ्यूचर में, एंड कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक डिसरप्शन है वो तो यहाँ पर वो फेस कर ही रहे हैं। एंड इन सभी चीज़ों में द मोस्ट कंसर्निंग फैक्टर की जो यहाँ पर एक दोबारा से डी एस्केलेशन के टॉक्स यहाँ पर होने थे, नेगोशिएशन टॉक्स यहाँ पर होने थे, ईरान कह रहा है कि भैया हमारा तो कोई इस तरीके का प्लान है नहीं, हमारी कार्गो शिप को यहाँ पर सीज किया गया यूएस द्वारा, वी आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी दिस काइंड ऑफ नेगोशिएशन डिस्कशंस। एंड अगर करते भी हैं देन इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट द पॉइंट इज कि वहां पर किस किस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों पार्टीज सहमति रखती हैं, ये बहुत क्रूशियल रहेगा। एंड अगर यूएई भी एक तरीके से इनडायरेक्टली सही अगर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है यूएस के ऊपर कि भैया इसको डीएस्केलेट करो, बहुत नुकसान हो रहा है गल्फ रीजन में, तो शायद वो उसे कंटिन्यू भी करे, मतलब डीएस्केलेशन के प्रोसेस को, स्टॉक्स को वो शायद और सीरियसली ले यूएस, और शायद उस प्रकार का अपना एफर्ट भी यहां पर रखे ताकि इन टॉक्स का फाइनल रिजल्ट निकल सके। बिकॉज यूएस की जो डॉलर डोमिनेंस है, उस डॉलर डोमिनेंस शुरू हुई थी किसकी वजह से? पेट्रो डॉलर सिस्टम की वजह से, है ना, क्योंकि 1971 में निक्सन शॉक आया कि जहां पर रिजर्व करेंसी का जो पूरा सिस्टम यहां पर चलाया था एज पर द ब्रेटन वुड्स सिस्टम, वो 1971 में डिसरप्ट हो गया। अब दुनिया भर में अगर उस सिस्टम को मेंटेन करके रखना तो 74 में फिर पैक्ट यहां पर साइन हुआ कि भैया पेट्रोल डॉलर सिस्टम हम लेकर आएंगे, जितना भी एक्सक्लूसिवली तेल यहां पर सऊदी बेचेगा डॉलर्स में प्राइस रहेगा, डॉलर की डिमांड एक मार्केट में हमेशा रहेगी, और अमेरिका उसके एक्सचेंज में एक भैया आयरन क्लैड सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड करेगा टू द किंगडम। एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि कंटिन्यू चलता रहा, एंड बाकी देश भी इसी प्रकार के सिस्टम में यहां पर डेवलप हो गए। अब वही चीज जहां इंपैक्ट कर चुकी है डिफरेंट गल्फ नेशंस को, अब वो भी रीअसेस कर रहे हैं कि भाई साहब जब प्रोटेक्शन की बात थी और इतने समय से हम डॉलर को यूज कर रहे थे, तो प्रोटेक्शन की जब बात एक्चुअली में आई तब वो प्रोटेक्शन गई कहां, उसका इंपैक्ट कैसे हम यहां पर एस्टिमेट करें, फ्यूचर में क्या होगा किसको क्या पता। तो कहीं ना कहीं वो जो युआन की बातें भी करंटली चल रही हैं, हालांकि हो सकता है बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन भी इस चीज में हो, बट द पॉइंट इज कि वो बातों में इंटेंसिफिकेशन बढ़ती जा रही है कि रशिया भी वहां पर यूज करने की बात कर रहा है, गल्फ नेशंस ने भी यूज करना शुरू कर दिया युआन को। तो भैया एक दुनिया की नई रिजर्व करेंसी यहां पर रेडी है, और चाइना शायद इसी मोमेंट का वेट कर रहा होगा कहीं ना कहीं कि उसकी करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन यहां पर हो जाए और एक ग्लोबल डोमिनेंस का फैक्टर यहां पर क्रिएट हो जाए। सो द पॉइंट इज कि जो वॉर्स हैं दे आर नॉट वॉन और नीदर दे आर लॉस्ट ऑन बैटलफील्ड्स। कहीं ना कहीं करेंसीज कैसे काम कर रही हैं, किस तरीके से आपकी जनरेशंस आने वाली किस प्रकार से उस वॉर के इम्पैक्ट को अपना मिटिगेट कर रही हैं, कैसे सस्टेन कर रही हैं, बेसिकली उसी के बेसिस पर यहाँ पर ये वॉर का फाइनल रिजल्ट डिसाइड होता है। बट द पॉइंट यहाँ पर सबसे बड़ा अभी भी यही है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जो डॉलर की डोमिनेंस है,
कि कहीं ये वॉर जो क्रिएट किया गया था, या वॉर की जो शुरुआत हुई थी, अगर क्रिएट भी अगर सही वर्ड नहीं है, या वॉर की अगर जो यहां पर शुरुआत हुई थी विद पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन कि भैया यूएस एक अपर हैंड रखेगा, तो कहीं ना कहीं यूएस का जो सबसे बड़ा एसेट है डॉलर, अब वही यहां पर खतरे में आ चुका है। तब देखते हैं गल्फ नेशंस कैसे इस चीज के ऊपर यहां पर आगे जाके एक्शंस लेते हैं, क्या एक्चुअली में युआन सेटलमेंट सिस्टम का कोई पैक्ट यहां पर निकल के सामने आता है। दैट इज समथिंग जो कि समय यहां पर बताएगा। बट आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहां पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।